चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मूल पढ़ाई पर। और अब हम लोग आ जा रहे हैं, है ना, कहाँ? तो भैया अब हम लोग आ जाएंगे अपने जगह। महात्मा गांधी को लेकर के आना जरूरी है। महात्मा गांधी को लेकर के हम लोग आ जाते हैं। और महात्मा गांधी को देखिए कैसे हम लोग हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल ही बताए थे कि हर 10 साल पर कानून बन रहा था भारत में, कैसे शासन चलाया जाए। और अब तारीख था 1927। क्या था? 1927। और इस 1927 में हुआ क्या था सो जान लीजिए कि साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन एक नया कानून के तौर पर यहाँ पे लॉन्च हो रहा था। ध्यान से समझिएगा, एक नया कानून के तौर पर यहाँ पे लॉन्च हो रहा था। क्या चीज? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन क्या है हम लोग जानेंगे। ये है गांधी जी आप लोगों के, ठीक है ना। अब जान लीजिए कि भारत में कानून कैसे चलेगा, इसके लिए, है ना, साइमन कमीशन। तो आज हम लोग पढ़ लेंगे साइमन कमीशन। क्या पढ़ लेंगे? साइमन कमीशन। ध्यान से देखिएगा। अब है साइमन कमीशन। ध्यान से समझिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलिए अब ध्यान से समझिए कि साइमन कमीशन क्या है। तो देखिए, उस समय ब्रिटेन के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, 1927 की हम बात कर रहे हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन में, वह है स्टेनली। क्या नाम है उनका? स्टेनली। स्टेनली क्या है? पीएम। पीएम ऑफ कहाँ? ब्रिटेन। ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। यानी कि आप कह सकते हैं क्या चीज कह सकते हैं? लंदन के, है कि नहीं? और कहा गया कि भैया वहां पे कानून हमको बनाना है भारतीय बहुत, है ना, हम लोगों के जो कानून है उसको मानने के लिए ये करना है, क्या किया जाए? तो उस समय उनको सुझाव देने के लिए इरविन था, लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन जो है सब भारत में बहुत अच्छे से यहाँ पे काम धाम देख रहा है। तो लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया कि इस तरह के कानून लाए जाए। किस तरह के? तो उसने कहा कि 7 सदस्यीय टीम होगा। क्या होगा? 7 सदस्यीय टीम। उस 7 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष होंगे जॉन साइमन। कौन होंगे? जॉन साइमन। अंग्रेज का नाम था जॉन साइमन। समझिए ध्यान से, ये 7 सदस्य जिसमें एक भी भारतीय नहीं होंगे। यह कानून भारत के लोगों के लिए होगा। समझ में आ रही है बात ना? लेकिन उसमें भारत के एक भी लोग नहीं रहेंगे। और यह कानून भारतीयों के लिए होगा। कैसे अंग्रेज लोग उन पर शासन करेंगे, इसको लेकर के होगा। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों? चूंकि उसमें कोई भी भारत के लोग नहीं थे, सब अंग्रेज था। और अंग्रेज सकल सूरत में श्वेत थे, है ना। इसीलिए श्वेत माने उजला, है ना, श्वेत माने व्हाइट, व्हाइट समझते हैं ना। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो श्वेत कमीशन रहे या साइमन कमीशन रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? और किसके सुझाव से हो रहा था? लॉर्ड इरविन के सुझाव से। इरविन, लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। आहा, लॉर्ड इरविन के सुझाव से पूछा जाता है क्वेश्चन। सुझाव इसी का चल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? स्टेनली, ब्रिटेन के। और इसका गठन किया गया, 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया 1927 में। 1927 में यह कानून भारत के लिए कानून आने वाला कब था? 1700 वह आने वाला क्या था? 1929 में। चूंकि 9 में आया था मिंटो, उसके बाद
19 में आया था नियम, और अब आने वाला था 1929 में। लेकिन भारत के लोगों के द्वारा जो छिटपुट घटनाएं की जा रही थी, उससे तंग आकर के जो 1929 में नियम आने वाले थे, उसको लागू कर रहा है कब? 1927 में। समझ में आ रही है बात? 2 साल पूर्व में। भारत के लोगों पर शासन कैसे करे, इस बात के लिए जॉन साइमन को अध्यक्ष बना करके यहां पे नियम लाया जा रहा था। जॉन साइमन यहां पे आने वाला है और भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, है ना, तुम्हारे नियम कानून को हम पालन करने वाले नहीं है, तुम वापस जाओ। ये कानून नहीं चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। अब हुआ यूं कि 3 फरवरी, कितना फरवरी? 3 फरवरी, ये सब बातें हो गई इंग्लैंड में। और 3 फरवरी 1928, याद रखिएगा डेट, 3 फरवरी 1928 को जॉन साइमन जो है वह मुंबई पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मुंबई। इसका मुंबई आगमन हो जाता है 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही आता है, मुंबई के कुछ भारत के लोगों ने साइमन कमीशन को जो है नकार देता है कि जो व्यक्ति हम लोगों पर शासन करने के लिए नया कानून लेकर के आ रहा है और उसके एक भी सदस्य भारत के लोग नहीं हैं, तो ऐसे कानून का हम लोग घोर विरोध करते हैं और साइमन कमीशन को वापस जाने का हम लोग आग्रह भी करते हैं और आदेश भी करते हैं। और आप सभी लोग बोलिएगा कैसे होता था, है ना, लोग कैसे नारे लगाते थे? साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जॉन साइमन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जॉन साइमन पूरे भारत को घूम रहा था इस कानून को लागू करने के लिए, बातों को समझने के लिए। उसी बीच यह पहुंचता है जॉन साइमन लाहौर में। कहां पहुंचता है? लाहौर। क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। भारत और पाकिस्तान क्या था? एक ही था। वह भारत के एक हिस्से में आता है, लाहौर में। कहां आता है? लाहौर। लाहौर आगमन होता है और वहां पर चूंकि लाहौर पंजाब, जैसे पंजाब 2 खंड में बट गया, पंजाब जो भारत में है उसकी राजधानी आपको चंडीगढ़ हो गई, और जो पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया आधा हिस्सा, उसकी राजधानी आज भी कहां है? लाहौर ही है। तो उस लाहौर में शेर रहा करता था एक, जिसका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, समझ में आ रहा है बात? उनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। पंजाब केसरी, केसरी मीन्स, केसरी किनको कहा जाता है? केसरी का मतलब होता है शेर, लायन, LION, लायन केसरी है कि नहीं? और चूंकि वह पंजाब के केसरी हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? पंजाब के उस शेर है, इसीलिए उनको कहा जाता था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी की उपाधि थी लाला लाजपत राय को। इन्हीं के चेले भगत सिंह थे, सुखदेव सिंह थे, राजगुरु थे, इन्हीं के चेले थे। और जैसे ही साइमन जो है, जॉन साइमन लाहौर पहुंचता है, लाला लाजपत राय अपने समर्थकों के साथ, भारतीयों के साथ बस एक नारा गूंजने लगता है, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारों से पूरा लाहौर उस समय जो है एकदम गूंज रहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, जॉन साइमन गो बैक। कोई दिक्कत है क्या?
साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा वहां पे शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह कानून आप ला रहे हैं भारतीयों के लिए और भारत के लोगों को उसमें नहीं रहना, आपने नहीं रखा है एक भी व्यक्ति को। हम इस कानून को समझना चाहते हैं और आपने एक भी भारतीयों को नहीं रखा। तो इस पर प्रधानमंत्री और इरविन ने कहा कि भारत में इतनी बुद्धि कहां है, भारत के लोग इतने पढ़े लिखे कहां हैं कि कानून समझे, इसीलिए भारत के लोगों को नहीं रखा गया है। लाला लाजपत राय इन सारे बातों को सुन करके और आग बबूला हो गए और अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। इनके चट्टे बट्टे जितने भी थे, भगत सिंह वगैरह सारे लोग जो है वहां पर साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक करके जो नारे लगा रहे थे, उन नारों से गूंज रहा था लाहौर की धरती। वहां पर जो है अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इनको शांत करने के लिए इनको लाठी डंडों से पीटो और इनको जो है यहां से हटाओ। क्योंकि हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं साइमन, जॉन साइमन, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसलिए जो है इनको लाठी डंडे से पीट करके यहां से खाली करो ताकि हमारे जॉन साइमन साहब आगे जाए। बस क्या था, वहां पर यह आदेश देने वाला व्यक्ति था एसपी सॉन्डर्स, याद रखिएगा। इस बात को बोलने वाला कौन था? एसपी सॉन्डर्स। और एसपी सॉन्डर्स की ये बातें उनके अधिकारियों ने मान लिया और मान करके जो है लाठी डंडे की शुरुआत वहां पर आंदोलन कर रहे भारतीयों पर बरसाना शुरू कर दिया लाठी। और इतनी लाठियां चलाई है ना, उधर भगत सिंह चिल्ला रहे हैं है ना, लाला साहेब, कोई कुछ नेताजी कोई कुछ कह करके उनको संबोधित कर रहे हैं और बस एक ही नारा लग रहा है, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ, वापस जाओ। आओ देखा ना ताओ, उस बूढ़े व्यक्ति पर अंग्रेजों के अधिकारियों ने, अंग्रेजों के सैनिकों ने एसपी सॉन्डर्स के आवाज पर लाठियां बरसा दी और बहुत कस के लाठियों से प्रहार कर दिया गया लाला लाजपत राय पर। और जो लाठी थी वह इनके डायरेक्ट यहां सर पे मारा जा रहा था और हर एक लाठी पर लाला लाजपत राय यही बोल रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, और लगातार डंडों से प्रहार कर रहे थे। और ये सब बातें भगत सिंह वगैरह सब देख रहे थे और उन लोगों को भी पुलिस पदाधिकारियों ने घेर रखा था। उधर वे लोग जूझ रहे थे, इधर ये लोग जूझ रहे थे। अंततोगत्वा लाला लाजपत राय को इतना पीट दिया गया था, इतना इनको डैमेज कर दिया गया था, इनके सर पर लाठियों का इतना प्रहार हो गया था कि लाला लाजपत राय हॉस्पिटल पहुंचने के क्रम में या पहुंच करके अपना दम तोड़ दिया। वहां पर वे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस हॉस्पिटल में भी लाला लाजपत राय ने यह बात कही, अंग्रेजों को धमकी देते हुए इस बात को कहा कि मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किल साबित होगा, है ना। हमारे ऊपर एक लाठी पड़ रहा है तो यह भारत के लोगों ने अंग्रेजों में एक किल घोंप दिया है कि नहीं। मरते मरते दम तक लाला लाजपत राय इस बात को बोलते रहे और हॉस्पिटल में जाकर के उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यह बात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अच्छा नहीं लगा। गुरु मानते थे लाला लाजपत राय को। गरम दल के 3 नेता थे, लाल, बाल, पाल, उसी में से लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, गरम दल के थे। महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। भगत सिंह ने सौगंध खा लिया इन सभी लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, कि मेरे गुरुदेव पर लाठी चलाने वाले एसपी सॉन्डर्स की जब तक हम लोग हत्या नहीं कर देंगे तब तक अब इस धरती पर चैन से नहीं बैठेंगे, है कि नहीं।
भगत सिंह ने जब यह प्रण कर लिया तो भगत सिंह हमेशा यह ताक में रहते थे कि कैसे एसपी सॉन्डर्स को जान से मार दिया जाए। और तुरंत, चूंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद गरम दल को बहुत ज्यादा रास्ते पर चलाने वाले कुछ उस तरह के लोग नहीं थे, भगत सिंह ने कमान संभाली उसके बाद और अपने साथियों के साथ मिलकर के लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया और एसपी सॉन्डर्स को भी उड़ा दिया गया, उसकी भी हत्या करा दी गई, है कि नहीं? एकदम मौत का बदला ले लिया गया। दिमाग इसका कमजोर है। मौत का बदला क्या हो गया? ले लिया गया। लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया और एसपी सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह जो है उनको फांसी की सजा सुना दी गई अंग्रेजों के जज के द्वारा, अंग्रेजों के जज के द्वारा। अब चूंकि इस बात को समझिए, भगत सिंह को इस बात का पता था, भगत सिंह को इस बात का पता था कि मेरा मरना बहुत जरूरी है भारत की आजादी के लिए। वो इस बात को जानते थे, वो मौत से डरते नहीं थे, मौत ही उनसे डरती थी। चूंकि ये चाहते तो घर में भी भगत सिंह आराम से रह सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। जब ये बच्चे थे, बेचारे को अनुभव नहीं था, उनको यही लगता था कि जिस तरह से धान के पौधों को है ना बिचड़े को छींट देने से, है ना धान बो देने से इसमें से अनेक फसलें उपजने लगती हैं, तो ये बच्चों के क्रम में क्या कर रहे थे? खेलने के क्रम में बंदूक को, मान के चले कि ये बंदूक है, इसको जमीन में बो रहे थे। इसको जमीन में क्या कर रहे थे? बो रहे थे। और जब बाबूजी ने इनसे पूछा कि भगत तुम क्या कर रहे हो, भगत तुम क्या कर रहे हो, भगत ने बड़ा आसानी से जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूं, मैं बंदूकें बो रहा हूं। उस बच्चे को कहां पता था कि बंदूकें जो है से निर्जीव चीज है, इसको बोने से ज्यादा बंदूकें पैदा नहीं होंगी। उसने तो यही सोचा कि धरती में जिस चीज को गाड़ दिया जाता है, फसलों की तरह अनेकों फसल तैयार हो जाते हैं। भगत सिंह को लगा कि अगर हम बंदूक बो देंगे तो कल के डेट में ज्यादा से ज्यादा बंदूक उपज जाएंगे। तो ऐसे क्रांतिकारी बेटा जो है आज एसपी सॉन्डर्स की हत्या करके जिसको फांसी की सजा मिल गई थी, ये तो असेंबली में बम फेंक करके अपने आप को जानबूझ करके गिरफ्तार करवाए थे ना। ये तो कहा था कि हम तो भैया हम तो जानते थे, वो तो चाहते तो भाग जाते। वो बम था ऐसा कि जिससे किसी हत्या नहीं हो सकती थी, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए, अपने आप को अरेस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उनको इस बात का पता था कि किसी न किसी को मरना होगा अपने देश के लिए, अगर हम मर गए तो क्रांति भड़क जाएगी, और जितना जल्दी हम मरेंगे उतनी जल्दी क्रांति भड़केगी और उतना जल्दी जो है यह भारत आजाद होगा। तो अपने भारत माता के लिए उन्होंने तो जानबूझ करके अपना है ना न्यौछावर कर दिया था प्राण की। हे माँ, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक एक बूंद है, यही इनकलाब का नारा कभी कम नहीं होगा, है ना। और भारत की आजादी हर कीमत पर होगी। भारत की आजादी देने के लिए अगर हमें लाश से भी गुजरना पड़ेगा, हम अपनी मौत से भी गुजरेंगे, तो तनिक भी भगत सिंह पीछे नहीं हटेगा। भगत सिंह तो जानबूझ करके अरेस्ट हुए थे। समझ में आ गई बात? तो चूंकि अभी हम भगत सिंह नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो गांधी जी पढ़ा रहे हैं, तब तक इधर की बात करते हैं। अब अरेस्ट कर लिए गए कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इधर की कहानी पता चल गई आप लोगों को। अब इधर आ गया, इस बात का धक्का लगा कि कहा गया कि भारत के लोगों में बुद्धि नहीं है कि उनको कानून बनाने वाले ग्रुप में रखा जाए। इस बात से नाराज होकर के
है ना, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम समझ में आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इससे पूर्व आप जानिए कि इससे पहले क्या हुआ कि जब यह बात कही गई तो भारत के लोगों ने एक 9 सदस्यीय टीम बनाई। कितना सदस्यीय? 9 सदस्यीय टीम बनाई और सचिव बने जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं कब? 1928 की। कब की बात कर रहे हैं? 1928 की। 1928 में कुछ लोगों, 9 लोगों का एक टीम बनाया गया जिसके सचिव बने जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने क्या बनाई? रिपोर्ट। जैसे साइमन कमीशन भारत में कैसे कानून चलाया जाएगा, इसी तरह से जो रिपोर्ट बनाया, तो भारत के भी लोगों ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उन्होंने भी 9 सदस्यीय टीम के साथ साइमन कमीशन के जवाब में एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। और सौंपा प्रधानमंत्री को भी, इरविन को भी, और कहा कि इसको पढ़ लीजिए। जो तुमने कहा था कि भारत के लोग बुद्धिजीवी नहीं है, तो यह नेहरू रिपोर्ट पढ़ लिया जाए और हम लोगों को बताया जाए कि इसमें लिखी गई बातें कहां तक उचित है और कहां तक उचित नहीं है। लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज कहां मानने वाले थे? उस रिपोर्ट को नहीं माना गया, जिसकी वजह से 1929 में लाहौर का एक अधिवेशन था। लाहौर में अधिवेशन था इन लोगों का। उस लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वह लाहौर अधिवेशन था, और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख से यह बात बाहर निकली और कहा कि अंग्रेजों को अब यहां से जाना होगा, अब हमें पूरा का पूरा स्वराज्य चाहिए, पूरा का पूरा भारत चाहिए। और उन्होंने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जब वो अध्यक्षता कर रहे थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के सहमति से उन्होंने सबसे पहले नारा दिया, पूर्ण स्वराज। क्या नारा दे दिया? पूर्ण स्वराज। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा देकर के यह कह दिया कि अब अंग्रेजों की यहां आवश्यकता ही नहीं है, अंग्रेज टोटल के टोटल भारत छोड़ करके ब्रिटेन जाए। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था, याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन ही यह पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही माइक से कह दिया कि भारत में अब अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, यह भारत हमारा है और हमें कानून के साथ समझौता नहीं, बल्कि अब पूर्ण स्वराज ही हमें प्राप्ति चाहिए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन में, है ना, यह बात किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कह दिया? पूर्ण स्वराज। क्या कहा? पूर्ण स्वराज। पहली बार। और पहली बार जब यह अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि हम हर अगले साल से, 1929 में तो यह अधिवेशन हुआ, 1929 में तो यह अधिवेशन हुआ, और लाहौर अधिवेशन में ही, इस बात को जानकारी लीजिए, लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पर
रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में ही 31 दिसंबर को, कब? 31 दिसंबर को, चूंकि यह अधिवेशन हो रहा है 31 दिसंबर को, पहली बार 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, है ना, भारत का तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फहरा दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर का अधिवेशन कितने तारीख को? 31 दिसंबर को। बोला कि अगले साल से, याद रखिएगा, अगले साल से हम, याद रखिएगा, हर 26 जनवरी को, हम हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? तिरंगा झंडा फहरा करके हम अपनी स्वतंत्रता की बात करेंगे, हम अपनी आजादी की बात करेंगे, हम अपनी पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। यानी कि 26 जनवरी 1930 से झंडा फहरने लगेगा, जिसका आगाज हम आज ही से करते हैं। आज तारीख है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1929 को पहली बार लाहौर अधिवेशन के बाद भारत का तिरंगा झंडा भारत की भूमि पर गड़ा, है ना, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। और 26 जनवरी 1930 से, है ना, हम लोग प्रत्येक साल पूर्ण स्वराज के लिए भारत को स्वतंत्र मान करके हम लोग झंडा हम लोग फहराएंगे तो फहराएंगे। और 26 जनवरी 1930 से हम लोगों के यहाँ झंडा फहरना, तिरंगा झंडा फहरना शुरू हो चुका था, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने आजादी हमको कब दे दिया? 15 अगस्त को। कब दिया? 15 अगस्त को। तो मामला हो गया गड़बड़। हम मना रहे हैं 26 जनवरी 1930 को, भारत आजादी हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब भैया झंडा कब फहराएंगे? तो कहा कि हम लोग तो 26 जनवरी तय कर चुके हैं, हम लोग तो 26 जनवरी को मनाएंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त के भी दिन एक झंडा फहरेगा, 15 अगस्त के भी दिन झंडा फहरेगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि संविधान, जो हमारा संविधान है, 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था। याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। इसको बनाने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 बरस 11 महीना 18 दिन। लोगों ने कहा कि हम अपना झंडा 26 जनवरी को फहराते हैं, तो यह 26 नवंबर के डेट को 1 महीना 2 महीना आगे बढ़ा दीजिए तो हमारा 26 जनवरी पकड़ा जाएगा। तो यह बन करके तैयार हो गया था। इसके बावजूद चूंकि पूर्ण स्वराज में यह निर्णय लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। इसीलिए संविधान बनने को, है ना, संविधान बन करके 26 नवंबर को तैयार हो गया। इसके बावजूद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर के तैयार होने के बाद भी यह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम लोग 20 साल से झंडा फहरा रहे थे 26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गए? और पहली बार झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां तक तो बात आ गई समझ में सबों को? अब जरा चलिए हम लोग यहां तक जब सारी बातों को समझ में आ गए, आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग संविधान क्यों लागू हुआ था, तो ये बातें आपको बहुत अच्छी से पता चल गई। हम लोगों को अंग्रेज अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी आजादी मान लिए हैं, हम लोग आजादी मान लिए हैं और तय कर रहे हैं कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे तो फहराएंगे। समझे कि नहीं? हुआ क्या? अब इतना सारा चीज होने के बाद उस समय कुछ दिन के बाद 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का मतलब होता है कि पूरे विश्व भर में, है ना, आर्थिक संकट की उत्पत्ति हो गई। आर्थिक संकट की उत्पत्ति होने से हर सामान की कीमत बहुत ज्यादा महंगी होने लगी। लोगों को, है ना, चूंकि युद्ध वगैरह का सब समय था, उस समय युद्ध भी बहुत ज्यादा हो रहे थे आपस में,
जिसकी वजह से आर्थिक संकट आना बहुत है ना लाजिमी था। और इस वजह से भारत में क्या हुआ कि एकदम जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली भी चीजें थी, अब उस पर है ना अंग्रेजों के द्वारा पैसे लिए जा रहे थे, और कुछ सामान को तो बनने पर रोक लगा दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के भारत में स्थिति 1929 में यह उत्पन्न हुई कि नमक जैसे, नमक जो सब्जी विजी में डालकर खाते हैं, दही के साथ डालकर खाते हैं, नमक जैसी चीजों पर भी बनाने पर रोक लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये स्थिति उत्पन्न हो गई कब? 1929 में। कब ये उत्पन्न हुआ? 1929 में। उस समय जैसे आप चीनी के बिना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीठा के बिना आप रह सकते हैं, कोई अगर सामान नहीं है उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन नमक के बिना कोई आदमी रह पाएगा? सब्जी में भी नमक चाहिए, दाल में भी नमक चाहिए, है ना, आप चोखा लगा रहे हैं उसमें भी नमक चाहिए। नमक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अंग्रेजों ने विश्व आर्थिक संकट को देखते हुए, या विश्व आर्थिक संकट तो था ही, लेकिन क्या नमक जैसे चीजों को बनाने में बॉन्ड लगना चाहिए था? कभी नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने हमें कहा, भारतीयों को, कि अब आप नमक भी नहीं बना सकते हैं, नमक भी नहीं खा सकते हैं। अगर आपको नमक लेना है तो इसके लिए भी आपको पैसे से खरीदना होगा, समझे कि नहीं? जो कि नमक इतना सस्ता चीज है, नमक पर रोक लगाया ही नहीं जा सकता है। यह तो समुद्र से तैयार होने वाला चीज है, आप नमक पर क्यों रोक लगा रहे हैं भैया? समझ में आ रही है बात सबों को? तो नमक जैसी चीजों पर अगर आप रोक लगा दीजिएगा तो ये भारतीय कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने यह आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? कि जो भी इस बात को लेकर के विरोध कर रहा है अंग्रेजों का, उन सभी को अरेस्ट करके जेल में भेजो। कहां भेज दो? जेल में। बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई और उनको जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने ऐसे कानून का विरोध करते हुए लॉर्ड इरविन के सामने, जो अभी भारत का वायसराय है, यानी कि सबसे बड़े पद पर लॉर्ड इरविन भारत को, है ना, भारत के पद पर बैठा हुआ है, उनसे गांधी जी ने 11 मांगे मांगी। 11 चीजें मांगी कि आपको 11 चीज भारत को देना ही होगा किसी भी स्थिति में। और उधर लॉर्ड इरविन जो हुआ, वो बोला कि महात्मा गांधी के द्वारा मानी गई एक भी चीज हम लागू नहीं करेंगे। यानी कि 11 में से एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब जब पूरा नहीं किया गया तो गांधी जी ने कहा कि हम साबरमती आश्रम से, याद रखिएगा, गांधी जी ने क्या कहा? साबरमती आश्रम से, याद रखिएगा, हम पैदल यात्रा करेंगे। साबरमती मेरा आश्रम है गुजरात में, वहां से हम पैदल यात्रा करेंगे। और समुद्र का एक तट है और उस तट का नाम है दांडी। उस तट का, समुद्र का तट का नाम क्या है? दांडी। समुद्र के तट का मतलब क्या? समुद्र के किनारे वाले जगह को हम लोग तट कहते हैं, और उस तट का नाम क्या है? दांडी। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा करूंगा। और कहां जाऊंगा? दांडी जाऊंगा। अब साबरमती से दांडी की दूरी है 358 किलोमीटर। सोच लीजिए, साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी है? 358 किलोमीटर। माने यहां से उठिए से सीधे देवघर पैदल, गोह से देवघर पैदल। समझ में आ गई बात, है ना? यहां से, गोह से देवघर पैदल हम जाएंगे, है ना, हम पैदल जाएंगे। इनका आश्रम था साबरमती आश्रम, और गुजरात के किनारे दांडी समुद्र तट है,
वहां की दूरी है 358 किलोमीटर, और हम यह 358 किलोमीटर कैसे चलेंगे? पैदल। हम पैदल यात्रा करेंगे। गांधी जी का ये निर्णय हो गया, पैदल यात्रा करने का निर्णय ले लिया। किसके खिलाफ में? लॉर्ड इरविन के खिलाफ में, कि हमारी एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। नमक जैसे चीजों पर भी हमको बनाने पर रोक लगा दिया है। हम उसके खिलाफ में दांडी यात्रा करेंगे। कहां यात्रा करेंगे? दांडी यात्रा। दांडी किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे के तट है, वहां पे दांडी उसका नाम है। हम वहां जाएंगे, और जो कानून इन्होंने लाया है कि नमक भी नहीं बनाने देंगे, मैं इस नमक कानून को तोड़ेंगे हम लोग मिलकर के, और इसके लिए हम अपने आश्रम से पैदल यात्रा करेंगे। ए जी, लिस्ट बनाओ तो कौन कौन मेरे साथ चलेगा, बताओ। अकेले तो हम नहीं जा चलेंगे ना, सब कोई को साथ लेकर चलेंगे। पूरा भारत देखेगा, है ना, कि यह दांडी यात्रा क्या है। और लिस्ट बनना शुरू हो गया, तो आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि लिस्ट में 78 व्यक्तियों का नाम था। पैदल चलने वाले व्यक्तियों में कितने लोगों का नाम था? 78 व्यक्ति। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या बिहार से भी कोई व्यक्ति गांधी जी के दांडी यात्रा में शामिल थे? तो हाँ, शामिल थे। दांडी यात्रा में, है ना, क्या हुआ कि बिहार के भी, है ना, लोग, मतलब बिहार के भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गिरवर चौधरी। क्या नाम था? गिरवर चौधरी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम बता दिए, गिरवर चौधरी। तो गिरवर चौधरी जो बिहार से थे, गांधी जी के इस बात से सहमत होकर के उन 78 व्यक्ति में भी बिहार का एक व्यक्ति है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब गांधी जी, क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या? वह तारीख जो तय थी, जिस तारीख पर जाना था, साबरमती आश्रम को छोड़ना था, वह तारीख थी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 का वह दिन, है ना, पैदल यात्रा शुरू हो गई। पैदल यात्रा शुरू, और पैदल यात्रा जो शुरू हुई, कितना दिन में दांडी पहुंच गए? 358 किलोमीटर की यात्रा कितना दिन में तय हुआ? 24 दिन में। कितना दिन में? 24 दिन। 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, है ना, गांधी जी जो है गुजरात, गांधी जी समुद्र के तट पर, जहां उनको जाना था दांडी, वहां पर पहुंच गए, और एक मुट्ठी नमक समुद्र से निकाले, और मुट्ठी में लेकर के कहा कि अंग्रेजों के नमक न बनाने के नियम को आज हम यहां पर लेकर के तोड़ते हैं। अब नमक बनाने के अधिकार को, है ना, अंग्रेजों के इस कानून को अब भारतीय नहीं मानेंगे, है कि नहीं? और जिस तारीख को वो पहुंचे, वह तारीख था 6 अप्रैल 1930। 24 दिन के बाद वह तारीख क्या है? 6 अप्रैल 1930। और उन्होंने कहा कि इस नमक के नियम का हम तोड़ते हैं, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध को हम इस मुट्ठी में लेकर के तोड़ते हैं, और आज से मेरा एक आंदोलन फिर से शुरू होगा, जिस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और एक मुट्ठी लेकर के कहा कि आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चलेगा। क्वेश्चन यहां फंस जाता है, यहां पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब बीपीएससी वाला तो आउ हुमच के फंसाता है, बोलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? वो तारीख दे देगा 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जाना कि 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, लेकिन नहीं, 12 मार्च 1930 को मेरे भाई साबरमती आश्रम से पैदल चलने की यात्रा शुरू हुई, और 24 दिन
दांडी पहुंचने में लगा है। और गांधी जी ना हाथ में एक मुट्ठी नमक लेकर के, है ना, इस बात को बोलते हैं कि आज से हम अंग्रेज के नमक कानून को तोड़ते हैं और आज से हम शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मेरे भाइयों, बीपीएससी को जवाब देना है 6 अप्रैल 1930। समझ में आ गया? दांडी यात्रा कब? 12 मार्च 1930। लेकिन सविनय अवज्ञा क्या? 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक लेकर के, नमक बनाने के नियम को तोड़ते हुए भारत के लोगों के साथ जुट कर करके अंग्रेजों का विरोध किया है महात्मा गांधी ने वहां पर, है ना। और सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति ने महात्मा गांधी के लिए दांडी यात्रा को कहा कि जिस तरह से नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी। सोच लीजिए जरा सा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि नेपोलियन ने जिस तरह से एल्बा से लेकर के पेरिस तक पैदल यात्रा की थी, ठीक उसी प्रकार गांधी जी भी आज दांडी यात्रा कर करके भारत के एक एक लोगों के दिल में बसने का काम किया है। सोच लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन है कि नहीं। अब स्थिति क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि कौन ऐसा अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सारी बातों की जानकारी ले रहा था? तो वेब मिलर, क्या नाम है उसका? वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार है कि नहीं? और अमेरिकी पत्रकार है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ रहा है ना महात्मा गांधी को। अब हुआ है क्या चीज कि भैया आप अगर अंग्रेजों के कानून को तोड़िएगा तो अंग्रेज चुप नहीं ना बैठेगा। उस समय तो अंग्रेज एकदम पीक पर न है, अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है ना। स्थिति हुई कि 5 मई 1930 को, याद रखिएगा, चूंकि 12 मार्च को दांडी यात्रा, तो 6 अप्रैल को कानून तोड़ा, तो मार्च अप्रैल तो अगला तारीख, अगला महीना मई न है जी। तो मई के महीने में, है ना, 5 मई का वह दिन था, याद रखिएगा, 5 मई का वो दिन था। साल तो वही रहेगा, अरे भाई 30 चलिए रहा तो 30 में न रहेगा, मन पक आंदोलन होगा या धरेगा पुलिस, मैंने 1 आध साल के बाद जो धरिए लेगा। 5 मई 1930 को अंग्रेजों ने कहा, अधिकारियों ने, कि गांधी जी भी उदंता का काम किए हैं, हमारे नियम कानून को नहीं माने हैं, इसलिए इनको भी पकड़ो। और इनको पकड़ करके पूना में एक जेल है जिसका नाम है यरवदा जेल। कौन सी जेल में? यरवदा जेल। यरवदा जेल में जो पूना में है, वहां जा करके गांधी जी को ठूस दिया, है ना। अंग्रेज क्या किया? ठूस दिया। 5 मई 1930 को कहा? यरवदा जेल में। यरवदा जेल, यरवदा जेल पूछेगा कि कहाँ है तो क्या बताइएगा? पूना में। कहाँ है? पूना में। इनको जाकर के बंद कर दिया अंग्रेजों ने कि आपने नियम, आपने नमक के कानून को तोड़ने की जरूरत की है ना, जिसके चलते आपको जो है ना अरेस्ट किया जाता है और उनको यरवदा जेल में डाल दिया जाता है, पूना में। और अब देखिए कि जब गांधी जी जैसे ही जेल में डालते हैं, चले जाते हैं, तो एक नेता है जिसका नाम है अब्बास तैयब जी। क्या नाम है उसका? अब्बास तैयब। अब्बास तैयब कहा कि भैया अब तो है नहीं गांधी जी, तब तक इनके बदले अब हम संभालेंगे। और भाई गांधी जी चले गए जेल में, तो भैया इसका, इस आंदोलन का कोई ना कोई नेतृत्व करेगा ना। तो अब्बास तैयब ने क्या किया? नेतृत्व किया। लेकिन हुआ क्या चीज कि जैसे ही यह नेतृत्व में आया, अंग्रेज प्राधिकारियों ने इनको भी अरेस्ट कर लिया, अब्बास तैयब को भी अरेस्ट कर लिया। तो भैया अब्बास तैयब जब जेल चले जाएंगे तब क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने कहा कि भैया हम अब यहाँ नेतृत्व करेंगे। आज सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में क्या हुआ कि गुजरात में, समझिए ध्यान से, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में एक ठो नहीं होता गोदाम उदाम, तो उस गोदाम में, है ना, उस गोदाम का नाम था धरसना नामक गोदाम।
क्या नाम था गोदाम का? धरसना। वहां पर नमक रखा हुआ था अंग्रेजों का। कहा कि जब सोच क्या रहे हो, रात के समय है ये है, गांधी जी है ये नहीं कि हमको समझाएंगे, है ना। अब्बास तैयब जी को जेले में डाल दिया है, तब हम ही ना नेतागिरी कर रहे हैं। तो चलो आज जो है अंग्रेजों का, है ना, अंग्रेजों का ये जो गोदाम है इसी को लूट लिया जाए। और हुआ यूं कि धरसना का जो वह गोदाम था जो नमक के बोरों से भरा हुआ था, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में राताराती उस गोदामे को भारत के लोगों ने लूट लिया। समझे कि नहीं? अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेज का सामान पूरा गोदाम के गोदाम भारत के लोगों ने लूट लिया। चलो कामयाब हो गया, है कि नहीं? अब स्थिति हुई क्या चीज? गांधी जी जेल में। गांधी जी कहाँ? जेल में। अब्बास तैयब कहाँ? जेल में। अब सोचिए जरा सा, भारत के उत्तर पश्चिम में, माने इधर जब पाकिस्तान साइड में है ना, एकदम सीमा पर, इधर एकदम सीमा पर एकदम किनारे किनारे एक आदमी है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ना, जो एकदम सीमा वाली जगह है, जो एकदम किनारे वाली जगह पर एकदम ठीक गांधी जी के ही तरह आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी से वह प्रभावित था व्यक्ति, और गांधी जी की हर बात को मानता था, उनके सभी आंदोलनों को, है ना, वो समझता था, एकदम नकल करता था। और उसने एक संगठन बना लिया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतबार संगठन। खुदाई खिदमतबार संगठन। और उसी को लेकर के जो है इधर किनारे वाले जगहों में अंग्रेजों को तबाह किए हुए था। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को, चूंकि सीमा के अंत वाली जगह में बिल्कुल गांधी जी की तरह काम कर रहा था, अंग्रेज को परेशान कर रखे थे, इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ही आता है कि सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत का मतलब होता है सीमा के अंत में, तो यहाँ पे सीमा के अंत में खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, खुदाई खिदमतगार संगठन चला करके अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अब जो है देखिए, अब क्या होता है, इन सारी चीजों से अवगत है साइमन कमीशन जो है जून 1930 में, मई के बाद अब जून 1930 में साइमन कमीशन अपने नए नियम को रिपोर्ट सौंप देता है प्रधानमंत्री को कि लीजिए भारत में ऐसे कानून हैं और इसको प्रकाशित किया गया है ना। लेकिन सारे लोगों ने जो विरोध किया है ना, इसको लेकर के वहां के प्रधानमंत्री जो है ना, उस समय प्रधानमंत्री अंग्रेजों का है, पीएम है मैकडोनाल्ड। क्या नाम है उसका? मैकडोनाल्ड। और उसने कहा कि अब भैया गोलमेज सम्मेलन हम करेंगे लंदन में, और भारत के जितने भी लोग हैं, है ना, जो भी संगठन चलाते हैं, सबको बुलाइए, है ना। गोलमेज सम्मेलन उसको कहा जाता है, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा अब, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन होगा। तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।